नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने है पीटर लिंच की क्लासिक किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के कुछ अंश। लिंच एक लेजेंडरी निवेशक रहे हैं, आप जानते ही हैं, जिन्होंने फिडेलिटी मैगेलन फंड को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बात मेरे ख्याल से ये है कि यह निवेश को किसी रहस्यमयी किले से बाहर निकालकर आम इंसान के दायरे में लाती है। हाँ। लिंच का मानना था कि गली मोहल्ले का ज्ञान, मतलब जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते समझते हैं, वो हमें वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े विशेषज्ञों पर भी बढ़त दिला सकता है, शायद उनसे ज्यादा भी। तो आज का हमारा मकसद है लिंच के इसी फलसफे की गहराइयों में उतरना। हम उन रणनीतियों और सिद्धांतों को जरा खंगालेंगे जो उन्होंने अपनी किताब में साझा किए हैं। हाँ। क्या वाकई एक आम इंसान अपने काम से, अपनी शॉपिंग से या अपने आसपास की दुनिया पर बस ध्यान देकर शेयर बाजार में कामयाब हो सकता है? यही सवाल है। चलें इस दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि लिंच के नुस्खे आज भी कितने कारगर हैं। बिल्कुल। तो लिंच की सबसे क्रांतिकारी बात, जैसा आपने कहा, यही है आम निवेशक की बढ़त। वो इसे एमेच्योर एडवांटेज कहते हैं। हाँ, एमेच्योर एडवांटेज। उनका तर्क है कि पेशेवर फंड मैनेजर और विश्लेषक वो अक्सर एक खास दायरे में बंधे होते हैं। उन्हें बहुत सारी कंपनियों पर नजर रखनी पड़ती है। हाँ, और बड़ी कंपनियों पर ज्यादा फोकस रहता है अक्सर। बिल्कुल। या फिर वो अपनी इंडस्ट्री के भीतर ही उलझे रहते हैं। सही कहा। जबकि एक आम व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या घर चलाने वाला, उसके पास अपने क्षेत्र या अपनी रुचियों से जुड़ी ऐसी जानकारी हो सकती है जो वॉल स्ट्रीट तक महीनों या शायद सालों बाद पहुंचे। अच्छा। इसे लिंच स्थानीय ज्ञान या लोकल नॉलेज कहते हैं। लोकल नॉलेज। हाँ, सोचिए अपने काम की जगह पर किसी नई तकनीक को कामयाब होते देखना। या मॉल में किसी खास स्टोर पर लगातार भीड़ देखना, या किसी नए रेस्टोरेंट चेन का तेजी से फैलना, ये लोकल नॉलेज है। ये वो जमीनी हकीकत है जिसे बड़े निवेशक शायद नजरअंदाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से लिंच की मशहूर टेनेगर्स की खोज शुरू होती है। हाँ, टेनेगर्स, 10 गुना वाले स्टॉक्स। हाँ, ऐसे स्टॉक जो अपनी कीमत से 10 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ जाएं। सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन लिंच कहते हैं कि ऐसे मौके अक्सर उन कंपनियों में मिलते हैं जो या तो थोड़ी उबाऊ सी लगती हैं, अच्छा, या जिन्हें विशेषज्ञ अनफैशनेबल मानते हैं। उन्होंने डंकन डोनट्स या वॉलमार्ट जैसी कंपनियों का जिक्र किया है। हाँ, और उनके उदाहरण तो कमाल के हैं। जैसे वो लेग्स पैंटीहोज का किस्सा है ना। हाँ, सुना है। उनकी पत्नी कैरोलिन ने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट कितना पॉपुलर हो रहा है। अब लिंच ने सिर्फ पत्नी की बात पर निवेश नहीं किया। नहीं, सिर्फ बात पर नहीं। हाँ, उन्होंने हेन्स कंपनी पर रिसर्च की जो लेग्स बनाती थी, और नतीजा, हेन्स का स्टॉक 6 गुना बढ़ा। वाह। तो ये दिखाता है कि शुरुआती आइडिया कहीं से भी आ सकता है, दोस्त से, परिवार से, काम से, लेकिन उसके बाद होमवर्क वो जरूरी है। बिल्कुल। एक और उदाहरण जो आपने बताया था सुबुरू कार का, वो भी शानदार है। हाँ, सुबुरू वाला 1970 के दशक के आखिर में अमेरिका में, खासकर बर्फीले इलाकों में, ये कारें काफी लोकप्रिय हो रही थी। अच्छा। लिंच ने इसे नोटिस किया और सोचिए, 1977 में अगर किसी ने सुबुरू के स्टॉक में मान लीजिए $2 लगाए होते, तो 1986 तक वो लगभग $312 बन गए होते। $312 मतलब 1500 गुना से ज्यादा। हाँ, कार की कीमत से कहीं ज्यादा स्टॉक ने कमा कर दिया। तो ये बात है कि अवसर हमारे चारों तरफ हैं, बस नजर खुली रखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जैसा आप कह रहे थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जिसे लिंच बार बार दोहराते हैं। सिर्फ इसलिए किसी कंपनी का स्टॉक न खरीदें क्योंकि आपको उसका प्रोडक्ट पसंद है या उसका स्टोर आपके घर के पास है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, इंटरेस्ट जगाने के लिए काफी है, पर निवेश का आधार नहीं। सही। यहीं पर होमवर्क यानी रिसर्च का महत्व आता है। रिसर्च, रिसर्च, रिसर्च। लिंच कहते हैं कि किसी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। ये क्यों ही सबसे जरूरी है। हाँ, ये क्यों। लेकिन कई लोग रिसर्च के नाम से ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इसके लिए कोई फाइनेंस डिग्री चाहिए या पता नहीं क्या क्या जटिल मॉडल समझने पड़ेंगे। और लिंच इस डर को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि सफल निवेश के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए फिर? अरे 4वीं या 5वीं कक्षा तक का गणित और सामान्य तर्क, लॉजिक, बस। सिर्फ इतना ना है। उसके कॉम्पिटिटर कौन है, उनके मुकाबले ये कैसी है, क्या कंपनी मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ नया कर रही है, ये सब।
इसे वो कहानी विकसित करना कहते हैं, डेवलपिंग द स्टोरी। हाँ, कहानी बनाना। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि कंपनी के भविष्य की एक लॉजिकल तस्वीर बनाना है। बिल्कुल। क्या कंपनी लागत घटा रही है? क्या वो कीमतें बढ़ा पा रही है? नए बाजारों में जा रही है? या फिर अपने किसी घाटे वाले बिजनेस को बंद कर रही है? ये कहानी जितनी साफ और मजबूत होगी, निवेश का आधार उतना ही पक्का होगा। सही। ये जानना जरूरी है कि कंपनी की कमाई क्यों और कैसे बढ़ेगी। मान लीजिए आपने देखा कि एक रेस्टोरेंट चेन बहुत पॉपुलर हो रही है। रिसर्च का मतलब है ये पता लगाना कि क्या ये पॉपुलैरिटी सिर्फ आपके शहर तक है या कंपनी देश भर में नए रेस्टोरेंट खोल रही है। क्या उनकी बिक्री प्रति स्टोर बढ़ रही है? क्या वो अपना मुनाफा मार्जिन बनाए रख पा रहे हैं? ये सब समझना ही कहानी को विकसित करना है। अच्छा, तो कहानी समझ ली, रिसर्च कर ली, अब अगला कदम क्या है? लिंच एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भाई हर स्टॉक एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। उन्हें एक ही पैमाने से नहीं तौलना चाहिए। उन्होंने कंपनियों को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में बांटा है, हाँ, 6 कैटेगरीज। ताकि निवेशक समझ सकें कि वे किस तरह की नाव में सवार हो रहे हैं और क्या उम्मीद रखें। हाँ, ये वर्गीकरण बहुत मददगार है। इससे पता चलता है कि किसी स्टॉक से क्या उम्मीद रखनी चाहिए और उस पर कितनी नजर रखने की जरूरत है। पहली श्रेणी है स्लो ग्रोअर्स, धीमी गति से बढ़ने वाले। स्लो ग्रोअर्स, ये आमतौर पर बड़ी स्थापित कंपनियां होती हैं ना, जैसे बिजली या टेलीफोन कंपनियां। हाँ, बिल्कुल। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार से या शायद थोड़ा सा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है। इनका मुख्य आकर्षण अक्सर इनका डिविडेंड होता है। अच्छा। इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं होती, लेकिन हाँ, बड़े मुनाफे की भी उम्मीद कम ही रहती है। ठीक है। दूसरी श्रेणी? दूसरी है स्टॉलवर्ड्स, दिग्गज। दिग्गज, जैसे कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। बिल्कुल। ये भी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज, साल में शायद 10-12% की दर से कमाई बढ़ा सकती हैं। लिंच कहते हैं कि ये मंदी के दौर में आपके पोर्टफोलियो को कुछ कुशन दे सकती हैं, सुरक्षा दे सकती हैं। इनसे अगर 30-50% का मुनाफा मिल जाए तो लिंच अक्सर इन्हें बेचकर किसी और दिग्गज में निवेश करने की सोचते थे। ये पोर्टफोलियो की नींव जैसी हो सकती हैं। अच्छा। फिर आती है तीसरी और शायद सबसे रोमांचक श्रेणी, फास्ट ग्रोअर्स, तेज गति से बढ़ने वाले। हाँ, ये लिंच की पसंदीदा थी। अच्छा, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना वाले स्टॉक्स मिल सकते हैं। लेकिन जोखिम भी ज्यादा होगा ना फिर? हाँ, सावधानी जरूरी है। तेज ग्रोथ का मतलब है ज्यादा जोखिम। ये कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन ठोकर खाकर गिर भी सकती हैं। इन्हें ज्यादा ध्यान से ट्रैक करने की जरूरत होती है। लगातार देखना पड़ता है कि क्या उनकी ग्रोथ की कहानी अभी भी वैसी है, मजबूत है। ठीक है। चौथी श्रेणी है साइक्लिकल्स, चक्रीय। साइक्लिकल्स, ये वो कंपनियां हैं जिनकी किस्मत अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से बंधी होती है। जैसे ऑटो, एयरलाइन, स्टील, केमिकल, इस तरह की। हाँ, बिल्कुल। जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो ये कंपनियां खूब मुनाफा कमाती हैं और इनके स्टॉक आसमान छूते हैं। लेकिन जैसे ही मंदी आती है, इनकी हालत पतली हो जाती है। हाँ, इनमें टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। आपको अर्थव्यवस्था के संकेतों को समझना होता है कि चक्र कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे आने वाला है। ये तो मुश्किल काम लगता है। लिंच चेतावनी देते हैं कि अगर आपने गलत समय पर साइक्लिकल स्टॉक खरीद लिया तो आपको 50%, 80% का नुकसान भी हो सकता है और अपनी कीमत वापस पाने में सालों लग सकते हैं। इन्हें खरीदने से पहले इंडस्ट्री के हालात को समझना बेहद जरूरी है। पांचवी श्रेणी है टर्न अराउंड्स, काया पलट वाले। टर्न अराउंड्स, ये वो कंपनियां हैं जो किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हैं, दिवालिया होने की कगार पर हैं या भारी घाटे में चल रही हैं, लेकिन जिनके पास वापसी करने का मौका है। लिंच ने क्राइसलर का उदाहरण दिया है, जो दिवालियापन से बचकर वापस मुनाफे में आई। अच्छा। इनमें जबरदस्त मुनाफा कमाने की संभावना होती है, क्योंकि अगर कंपनी वापसी कर लेती है तो स्टॉक कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। हो सकता है कंपनी वापसी ना कर पाए और डूब जाए। यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बिल्कुल। और ये स्टॉक बाजार के सामान्य उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इनकी अपनी कहानी चलती है, ये कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। समझ गई। और आखिरी छठी श्रेणी है एसेट प्लेज, संपत्ति आधारित। एसेट प्लेज, ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कोई छुपी हुई संपत्ति होती है। छिपी हुई संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जिसे बाजार ने अभी तक पहचाना नहीं है या उसकी सही कीमत नहीं लगाई है। ये संपत्ति नकदी हो सकती है, रियल एस्टेट, कोई पेटेंट, ब्रांड नाम या टैक्स लाभ, कुछ भी हो सकता है।
अच्छा। लिंच कहते हैं कि इस तरह की कंपनियों को खोजने के लिए आपको बैलेंस शीट को ध्यान से देखना पड़ता है। कभी-कभी तो कंपनी की जमीन की कीमत ही उसके पूरे बाजार मूल्य से ज्यादा निकल आती है। अरे वाह। उन्होंने पेबल बीच कंपनी का उदाहरण दिया था, जिसकी रियल एस्टेट संपत्ति बहुत मूल्यवान थी। ये मौके खोजने के लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ती है, लेकिन इनाम ही बड़ा हो सकता है। और यहाँ भी वो लोकल नॉलेज काम आता है। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी के बारे में जानते हों जिसके पास कीमती जमीन है। हाँ, ये मुमकिन है। तो ये 6 श्रेणियां ये एक तरह का फ्रेमवर्क देती हैं। बिल्कुल, समझने में मदद करती हैं कि आप किस तरह का जोखिम ले रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब चाहे आप किसी भी श्रेणी के स्टॉक में निवेश करें, लिंच एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं और वो है कंपनी की कमाई, अर्निंग्स। बिल्कुल, अर्निंग्स इज एवरीथिंग, जैसा वो कहते हैं। लिंच कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में रोजाना कीमतों का ऊपर नीचे होना वो सिर्फ शोर है। श्योर। हाँ, नॉइस। असल चीज जो लंबे समय में स्टॉक की कीमत तय करती है वो है कंपनी की मुनाफा कमाने की क्षमता। अगर कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है और उसे बढ़ा रही है तो देर सवेर उसकी कीमत बढ़ेगी ही। और अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो कोई भी कहानी या प्रचार उसे गिरने से नहीं रोक सकता। यहीं पर पी अनुपात का जिक्र आता है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर लिंच इसे बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। यह अनुपात बस ये बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। अच्छा। हाँ, और लिंच का एक बहुत ही उपयोगी नियम है, एक थंब रूल कह सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए उचित पीई अनुपात लगभग उसकी कमाई की वृद्धि दर यानी अर्निंग्स ग्रोथ रेट के बराबर होना चाहिए। बराबर मतलब अगर कोई कंपनी अपनी कमाई सालाना 15% की दर से बढ़ा रही है तो उसका पी अनुपात 15 के आसपास होना चाहिए। हाँ, लगभग। इसे पीईजी रेशियो यानी पीई टू ग्रोथ के नजरिए से भी देखा जाता है। अगर पीईजी रेशियो 1 है तो वो उचित माना जाता है। तो अगर किसी कंपनी की ग्रोथ रेट 12% है लेकिन उसका पी सिर्फ 6 है यानी पेज 0.5 हुआ, हाँ, तो लिंच के हिसाब से ये स्टॉक काफी आकर्षक हो सकता है ना? बशर्ते कंपनी की कहानी मजबूत हो। बिल्कुल। और इसके विपरीत अगर किसी कंपनी की ग्रोथ रेट 15% है लेकिन उसका पी 30 है यानी पीईजी 2, तो ये स्टॉक महंगा माना जा सकता है। अच्छा। लिंच बहुत ऊंचे पी वाले स्टॉक से बचने की सख्त हिदायत देते हैं, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अच्छा, क्यों? वो एवॉन और पोलारॉइड जैसी कंपनियों का उदाहरण देते हैं। अपने समय की बेहतरीन कंपनियां थीं, लेकिन 1970 के दशक की शुरुआत में उनका पीई अनुपात 50 और 60 तक पहुंच गया था। 50-60 बहुत ज्यादा। हाँ, जब बाजार का मिजाज बदला तो ये स्टॉक बुरी तरह गिरे। भले ही कंपनियां खुद अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, हुआ ये कि अत्यधिक उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। स्टॉक क्रैश कर गए। ये एक बहुत अहम सबक है। सिर्फ अच्छी कंपनी होना काफी नहीं है, उसे सही कीमत पर खरीदना भी जरूरी है। बिल्कुल, उचित कीमत। लिंच कहते हैं कि भविष्य की कमाई का सटीक अनुमान लगाना तो मुश्किल है, पर यह समझना जरूरी है कि कंपनी अगले कुछ सालों में अपनी कमाई कैसे बढ़ाएगी। क्या उसके पास कोई ठोस योजना है? ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि क्या देखना चाहिए, कमाई, कहानी, कैटेगरी। हाँ, तो ये जानना भी जरूरी है कि किन चीजों से बचना चाहिए। लिंच ने कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताया है जिनसे निवेशकों को दूर रहना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। अवॉइड लिस्ट। पहली चीज है सबसे गर्म उद्योग, हॉटेस्ट इंडस्ट्री में सबसे चर्चित स्टॉक, हॉटेस्ट स्टॉक। हाँ, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन लिंच का तर्क है कि जब कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चर्चा में होती है तो उसमें इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि मुनाफा कमाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। उन्होंने डिस्क ड्राइव या कंप्यूटर उद्योग का उदाहरण दिया। जब ये इंडस्ट्रीज नहीं थीं तो हर कोई इनमें पैसा लगाना चाहता था। सैकड़ों कंपनियां खुल गईं, लेकिन ज्यादातर या तो डूब गईं या संघर्ष करती रहीं। बहुत ज्यादा प्रचार और उम्मीदें अक्सर निराशा में बदल जाती हैं। बेहतर है ऐसी कंपनियों को देखें जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हों। ठीक है। दूसरी चेतावनी, दूसरी है उन कंपनियों से बचने की जिन्हें अगला कहा जा रहा हो। अगला? हाँ, जैसे अगला IBM, अगला मैकडॉनल्ड्स, या आजकल शायद कहें तो अगला टेस्ला। ओह हाँ, सुना है ये। लिंच कहते हैं कि अगला शायद ही कभी असली जैसा बन पाता है। अक्सर जब किसी कंपनी को अगला कहा जाने लगता है तो मूल कंपनी खुद भी मुश्किल में पड़ने लगती है। ऐसी तुलनाओं से सावधान रहें। तीसरा खतरा क्या है? तीसरा खतरा है
डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन? ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन का उल्टा? हाँ, ये लिंच का गढ़ा हुआ मजेदार शब्द है। ये तब होता है जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाने लगती है और फिर अपने मुख्य व्यवसाय से बिल्कुल अलग ऐसे क्षेत्रों में पैसा लगाने लगती है जिनके बारे में उसे कुछ खास पता नहीं होता। अच्छा, जैसे कोई सीमेंट कंपनी अचानक रेस्टोरेंट चेन खरीद ले। हाँ, कुछ ऐसा ही। अक्सर ये अधिग्रहण महंगे होते हैं और कंपनी उन्हें ठीक से चला नहीं पाती, शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बाद होता है। लिंच मजाक में कहते हैं कि कंपनियां शायद समृद्धि बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ, शायद वो अपने शेयरधारकों का पैसा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देती हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। लिंच के अनुसार कंपनियों के लिए फालतू अधिग्रहण करने से बेहतर है कि वो डिविडेंड दें या अपने ही शेयर वापस खरीदें। शेयर बायबैक। शेयर बायबैक, हाँ, इससे बची हुई शेयरों का मूल्य बढ़ता है। बिल्कुल। और हाँ, एक और चीज जिससे लिंच को सख्त नफरत थी वो है कानाफूसी वाले स्टॉक, विस्पर स्टॉक्स। विस्पर स्टॉक्स यानी खुसुर-फुसुर वाले। हाँ, ये वो स्टॉक होते हैं जिनकी कहानी बड़ी आकर्षक होती है, अक्सर किसी नई क्रांतिकारी तकनीक या खोज के बारे में। ये कहानियां किसी दोस्त, रिश्तेदार या ब्रोकर से खास टिप के तौर पर मिलती हैं। लेकिन इनका कोई ठोस आधार नहीं होता। बिल्कुल, कोई डेटा नहीं, कोई रिसर्च नहीं, बस हवाई बात। लिंच साफ कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में हर उस कानाफूसी वाले स्टॉक पर पैसा गंवाया है जिसमें उन्होंने निवेश किया। अरे बाप रे। तो उनका संदेश साफ है, अगर कहानी बहुत अच्छी लग रही है और सच होने लायक नहीं लग रही तो शायद वो सच नहीं है। ठोस रिसर्च और आंकड़ों पर टिके रहना ही बेहतर है हमेशा। तो इन सब रणनीति और चेतावनियों के साथ लिंच का एक केंद्रीय संदेश है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। लॉन्ग टर्म व्यू। हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद। सफल निवेश कोई T20 मैच नहीं है, बल्कि एक टेस्ट मैच है। बिल्कुल। आपको कम से कम 5, 10 या 15 साल के नजरिए से सोचना चाहिए। रोजाना बाजार के उतार चढ़ाव, टीवी पर विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां या अर्थव्यवस्था किधर जाएगी, इन सब पर ध्यान देना व्यर्थ है। लिंच तो यही कहते हैं। उन्होंने कभी भी अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी करके पैसा नहीं कमाया। उनका ध्यान हमेशा कंपनी के मूल सिद्धांतों पर रहा, फंडामेंटल्स पर। क्या कंपनी की कहानी अभी भी मजबूत है? क्या उसकी कमाई बढ़ रही है? लिंच का मानना था कि अगर आप अच्छी कंपनियों में उचित मूल्य पर निवेश करते हैं तो समय आपके पक्ष में होता है। बाजार में गिरावटें आएंगी, जरूर आएंगी। हाँ, वो तो आती ही हैं। लिंच बताते हैं कि पिछले 50 सालों में बाजार में कई बड़ी गिरावटें आई हैं, लेकिन हर बार बाजार ने वापसी की है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। उनकी वो कॉकटेल पार्टी थियरी भी इससे जुड़ी है ना, वो काफी मजेदार है। हाँ, कॉकटेल पार्टी थियरी। वो कहते हैं कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और कोई भी आपसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं करना चाहता, लोग डेंटिस्ट के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो समझ लीजिए कि बाजार शायद अपने निचले स्तर के करीब है और ऊपर जाने की तैयारी में है। अच्छा। और इसके विपरीत, जब पार्टी में हर कोई आपको स्टॉक टिप्स दे रहा है, आपका डेंटिस्ट भी आपको बता रहा है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, और लोग झुंड बनाकर स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाजार शायद अपने चरम पर है और गिरने वाला है। बिल्कुल। ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, जाहिर है, लेकिन ये बाजार में आम निवेशक की भावना, सेंटिमेंट को दर्शाता है। अत्यधिक निराशा या अत्यधिक उत्साह। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि बाजार में गिरावट को घबराहट का कारण नहीं, बल्कि खरीदारी का अवसर समझना चाहिए। हाँ, अगर आपने अपना होमवर्क किया है और आप अच्छी कंपनियों में निवेशित हैं जिनकी कहानी अभी भी मजबूत है, तो गिरावट आपको उन्हीं अच्छी कंपनियों के स्टॉक और सस्ते दाम पर खरीदने का मौका देती है। सही कहा। लिंच का मंत्र था, जब मैं 25% नीचे हूं तो मैं खरीदार हूं। घबराकर बेचना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, खासकर तब जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी ना आई हो। धैर्य रखना और अपने विश्लेषण पर भरोसा करना जरूरी है। धैर्य और अनुशासन। तो पीटर लिंच की वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट से इस गहरी पड़ताल का सार यही निकलता है कि निवेश की दुनिया उतनी जटिल या डरावनी नहीं है जितनी लगती है। बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान भी अपनी समझदारी, अपने अनुभव और थोड़ी सी मेहनत से न सिर्फ बाजार में टिक सकता है बल्कि कामयाब भी हो सकता है। लिंच ने दिखाया कि वॉल स्ट्रीट के तथाकथित विशेषज्ञों पर आपकी अपनी बढ़त हो सकती है। हाँ, ये दृष्टिकोण आपको सशक्त बनाता है। ये कहता है कि आप अपनी दुनिया को देखें, समझें, सवाल पूछें और फिर रिसर्च करें। लिंच ये भी कहते हैं कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप 10 स्टॉक चुनते हैं और उनमें से 6 भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
क्योंकि एक सफल स्टॉक का मुनाफा कई असफल स्टॉक के नुकसान की भरपाई कर सकता है। नुकसान सीमित है, लेकिन मुनाफे की कोई सीमा नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि आपने कोई स्टॉक क्यों खरीदा है। हाँ, क्यों खरीदा है? उसकी कहानी पर नजर रखें, अपनी गलतियों से सीखें और सबसे बढ़कर धैर्य रखें। ज्ञान और अनुशासन, यही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ निवेश तक ही सीमित नहीं है ना, ये दुनिया को देखने, जानकारी को परखने और अपने निर्णय लेने का एक तरीका भी सिखाते हैं। सही कहा। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम की जगह पर या बाजार में घूमते हुए ऐसी कौन सी छोटी या बड़ी चीजें, कौन सी कंपनियां या कौन से रुझान हैं जिन पर किसी की नजर पड़ी है? सोचने वाली बात है। क्या उनमें से किसी में भविष्य की एक बड़ी कहानी छिपी हो सकती है, जिसे शायद बड़े विश्लेषक अभी देख नहीं पा रहे? इस पर जरूर सोचेगा। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।